टिकट के ऐलान के बाद टीएमसी में होगा टकराव, ममता की पार्टी के 10 विधायक छोड़ेंगे साथ, सूत्र बता रहे हैं। तृणमूल के कई सांसद भी बीजेपी के संपर्क में। बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती बढ़ने वाली है। तृणमूल के कई सांसद, कई नेता अब भी संपर्क में, और ये हम लगातार देख रहे हैं कि यहां तक कि जो पहले जाने का मन बनाकर लगभग दहलीज से लौटा लग रहा था, वो तो अब नहीं जाएगा जितेंद्र तिवारी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाई है। कितना आगे जाने वाला है वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन इधर जब ये बात की जाती है कि बंगाल का हो और बेटी बंगाल की, और बाहरी एक तरीके से आक्रमण कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसकी काट इस तरीके से ढूंढी है कि उसने बंगाल का ही बेटा आगे कर दिया है? आइए देखें इसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? बेटा वर्सेस बेटी, जीत किसे मिलेगी? नंदीग्राम का आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी को कहा जाता है, और नंदीग्राम में ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने एक बार फिर से खम ठोककर शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है, मुझे लड़ाइए नंदीग्राम से, मैं हराऊंगा 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता दीदी को। मोदी और शाह के सामने यह दावा, ये इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि अपने किए हुए काम पर पूर्व मिदनापुर में उनको कितना यकीन है। और जाहिर है ये इस वजह से भी है कि उनके पिता भी वहां से सांसद, भाई भी सांसद, और एक भाई तो उनके भारतीय जनता पार्टी और भी ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिर है ये कॉन्फिडेंस है। नंदीग्राम, ममता ने भवानीपुर सीट छोड़ी और नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान किया। अब इसके पीछे वजह क्या मानी जा रही है? इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि यहां पर ज्यादातर माइनॉरिटी वोट्स हैं, और वो माइनॉरिटी वोटर्स, उनको याद होगा कि किस तरीके से नंदीग्राम के समय वो लोग, जो 14 लोग मारे गए थे, उनको किस तरीके से कॉम्पनसेट किया गया। वो लोग जो यहां पर उस आंदोलन में शामिल थे, उनके परिवारों को किस तरीके से पेंशन दी गई। ममता बनर्जी सोच रही है कि आज भी उन लोगों को ये याद होगा कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया और एक बार फिर से वोट जुटाने में कामयाब होंगी। वहां का जो एक तरीके से समझ लीजिए आप आंकड़ा है सांख्यिकीय, वो ये कहता है कि 2,12,000 हिंदू वोटर्स हैं और 70,000 के आसपास वहां माइनॉरिटी वोटर्स हैं। क्या ये जो संख्या है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है क्या कि यही वो बात है जो ममता दीदी को यहां से आश्वस्त कर रही है कि अगर ये एक तरफ चले गए वोटर्स और ये तरफ उनकी तरफ हुआ तो उनकी जीत निश्चित होगी। कुछ और आंकड़े देखिए, नंदीग्राम का सियासी संग्राम कुछ और आंकड़ों की तरफ इशारा करता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2006 तक तो ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, और उस समय जो कैंडिडेट जीता था उसने 48.7% वोट अपने नाम किए थे। लेकिन उसके बाद यहां 2011 में तृणमूल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव जीता, 50% वोट मिले, और उसके बाद 2016 में ये जीत और ज्यादा बढ़ी, टीएमसी की जीत हो गई, 67% वोट्स उन्होंने अपनी तरफ किए। आप ये देख रहे हैं कितना क्वांटम जंप है यहां से अगर आप देखेंगे यहां तक। जबकि आपको याद होगा भवानीपुर के संदर्भ में हम जब चर्चा कर रहे थे तो वहां लगातार वोट घटते हुए दिखाई दे रहे थे, और नंदीग्राम में वोट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां माइनॉरिटी वोट्स भी अच्छे खासे हैं, जो अगर मोनोलिथिक तरीके से एन ब्लॉक चले गए दीदी की तरफ तो दीदी की जीत यहां से तय हो सकती है। उसके बावजूद शुभेंदु अधिकारी का ताल ठोक कर यह कहना कि मैं निकालूंगा सीट, 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा, ये कॉन्फिडेंस किस बात का है, जरा ये भी समझें। जॉन बारला साहब, जॉन बारला फ्रीज हैं, लगता है अभी उनके सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे हैं। रोहित चहल, ये कॉन्फिडेंस किस बात का है, और उनकी कहीं मानी जाएगी या शीर्ष नेतृत्व अपने हिसाब से पिक करेगा किसको लड़ाना है वहां से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है, सभी लोग बैठते हैं, और प्रदेश से जो नाम आते हैं, प्रदेश की टीम के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा, जिस तरीके से आपने देखा, और सब लोग बैठ के सामूहिक निर्णय लेते हैं कि कौन तय करे, कौन चुनाव लड़ेगा। जरा फैयाज साहब से समझ लें। फैयाज साहब, ये जो आपका गढ़ हम अभी बता रहे थे कि था, वहां लगातार तृणमूल कांग्रेस के वोट्स में इजाफा हमने देखा है, ये इस बार किस तरफ जाएगा? नंदीग्राम किस तरफ स्विंग करेगा आपके हिसाब से? पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से मतलब हमारे बाकी जो साथी कह रहे थे बंगाल के बारे में या दीदी के बारे में, थोड़ा सा उसको बता दें, फिर हम उस जगह में आते हैं कि जो दुआरे सरकार की बात हो रही है या बात हो रही है वो बीजेपी की तरफ से जो कह रहे हैं, तो सवाल ये है कि सरकार को द्वार पर कब चाहते हैं लोग? जब मुसीबत में रहते हैं चाहते हैं। लॉकडाउन के दौरान न बीजेपी न तृणमूल, किसी की सरकार लोगों के पास नहीं रही। जो माइग्रेट लेबर थे वो पड़े हुए थे, मर रहे थे, ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोग मारे गए, कुछ नहीं देखा गया।
किसान अभी तक वहां आंदोलन कर रहे हैं, उनका कोई भी देखभाल नहीं हुआ, और अब किसानों की बात निर्वाचन आई तो असल में चुनाव के वक्त में ये तोड़-फोड़, ये विभाजन, ये काम करने का काम धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर किया जा रहा है, तुष्टिकरण की बात की जा रही है। असल में नंदीग्राम दीदी जी इस मकसद से गई हैं, नंदीग्राम के लोग इस बात को समझ गए हैं, बंगाल के अल्पसंख्यक भी दूसरे लोगों की तरह समझ गए हैं कि जो वादे किए गए थे उनसे, चुनावी वादे थे, वो वादे एक भी पूरे नहीं किए गए। जिस तरीके से कहा गया कि वो कार्ड में 100% काम करनी है, से पहली बारी सरकार में आने के बाद 100 दिन के अंदर कह दी 100% काम हो गया, और अब आके कहना पड़ रहा है कि उनको दूसरे का एडवाइस लेकर के भी काम करना पड़ रहा है, खुद का एडवाइस नहीं चल रहा है, उनका दिमाग नहीं चल रहा है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बंगाल के सभी सेक्टर के लोग, हर संप्रदाय के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बंगाल को खाड़ी में डाल दिया गया है। जिस तरीके से भाजपा की जहां सरकारें हैं बर्बाद कर रही है, देश को बर्बाद कर रहा, तृणमूल यहां बर्बाद कर रही है, इसलिए इसके खिलाफ जो सेकुलर फ्रंट बना है, चाहे वो वामपंथी कांग्रेस आईएसएफ का है, यहां पर ये लोग इस पर विश्वास रखते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। तृणमूल कांग्रेस जितना भी चाहे नंदीग्राम में जाके ममता बनर्जी, उनका मकसद कामयाब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन शुभंकर मैं एक बात समझना चाहता हूं, ये तो देखा जाता होगा ना पार्टियों की तरफ से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।